हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 39। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो वहां से आप अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। भूगोल शिक्षण के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण की रचना आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण के विषय में देखना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें उत्तर। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण को नवीन प्रकार की परीक्षा से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जन्म वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में ही हुआ। निबंधात्मक परीक्षा के दोषों को जैसे समझा जाने लगा, वैसे वैसे अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को प्रोत्साहन मिलने लगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो निबंधात्मक परीक्षा में जो दोष थे, उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण अध्यापक के द्वारा निर्मित किए गए। आधुनिक युग में तो इतने उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं कि मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से इनका प्रयोग किया जाने लगा है। जीवन के जटिलतम परिस्थितियों में व्यक्ति को निर्देशन प्रदान करने, विषय वस्तु के संबंध में भविष्यवाणी करने एवं अन्य दैनिक कार्यों उनकी उपयोगिता को समझा जाने लगा है। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर हम कहें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, इसकी उपयोगिता बढ़ी है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे मौखिक रूप से देखें या फिर लिखित रूप से। इन परीक्षणों से हमारा अभिप्राय उन परीक्षणों से है जिनकी रचना अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर उद्देश्यों में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अध्यापक जो उसके जो भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण करता है। यहाँ पर हम देखें, इन परीक्षणों के उद्देश्य से पूर्ण रूप से निश्चित कर लिया जाता है तथा समस्त पाठ्यवस्तु में से पदों का चयन कर उन्हें एक परीक्षण के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग से शिक्षक अपने छात्रों से प्रश्न पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के माध्यम से। फिर इसके द्वारा यह देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में व्यक्ति की योग्यता का वैज्ञानिक ढंग से मापन हो रहा है या नहीं। इसमें बालकों की सफलता देखने हेतु कोई निश्चित स्तर निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि समस्त व्यक्तियों पर दिए गए परीक्षण फलांकों के आधार पर ही व्यक्ति की सफलता एवं असफलता के संबंध में जाना जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर हम बात करें, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उसमें छात्रों की सफलता को आंकने के लिए भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण किए जाते हैं, और साथ ही यहाँ पे ये निर्धारित किया जाता है कि बालक की जो भी योग्यता है वो किस लेवल की है और उसमें जो क्षमता है वो किस लेवल की है। तो एक तरह से शिक्षक अपने छात्रों की योग्यता क्षमता को भी आंकने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण करता है। अब यहाँ आगे हम देखें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की रचना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की रचना विविध प्रकार के प्रश्नों से की जाती है। प्रश्न छोटे, स्पष्ट और सरल होते हैं तथा इनका उत्तर संक्षिप्त में एवं एकार्थक होता है। मुख्य रूप से इनमें दो प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, तो इसमें जो भी आंसर होते हैं वो बहुत ही छोटे और सार्थक आंसर रहते हैं, और इसमें दो प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर पहला है पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी सीखे हुए तथ्य की धारणा शक्ति का मापन करने में सहायक होते हैं। इनकी रचना सुगमता के साथ होती है। इसके माध्यम से श्रेष्ठ एवं कमजोर छात्रों का पता लगता है, और इसकी प्रमुख सीमा यह है कि यह केवल रटने के बल पर देते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर छात्र आसानी से उत्तर को रट लेते हैं और
उसमें वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर शिक्षक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से छात्रों का मापन मूल्यांकन कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह 2 प्रकार के होते हैं। पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला इसमें है साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। इनका यहाँ पर हम देखेंगे इनका आधुनिक परीक्षणों में अत्यधिक प्रयोग प्रचलित है। ये प्रश्न एक लघु वाक्य के रूप में होते हैं तथा जिनका उत्तर भी एक छोटे वाक्य या शब्द के रूप में देना होता है। जैसे भारत की राजधानी का नाम क्या है? तो इसमें भारत की राजधानी का नाम छात्र आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से यहाँ पर उत्तर वो दे सकते हैं। आगे हम देखें, ये आपका आ हो गया। अब हम बा देखें। बा में रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। साधारण प्रश्न में अगर हम साधारण पुनः स्मरण प्रश्न में हमने देखा कि वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो बा वाला प्रश्न है, बा वाला ऑप्शन है, इसमें बा वाले में रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। ऐसे प्रश्नों में प्रश्नों को वाक्य रूप में प्रस्तुत कर एक या अधिक रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी पूर्ति परीक्षार्थियों को करनी होती है। सबसे अधिक वर्षा में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र चारों ऑप्शन में से जो सही रहेगा यानी कि चेहरा पूंजी उसको यहाँ भर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार से शिक्षक अपने छात्रों का मूल्यांकन करता है। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि जो पहला था पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न और दूसरा यहाँ पर है प्रत्याभिज्ञान प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ले रहे हैं, तो आपको केवल यहाँ पर पॉइंट याद कर लेना है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बस पॉइंट याद कर लीजिएगा, बाकी डिस्कशन हो जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन प्रश्नों में सही उत्तर को पहचान कर प्रत्युत्तर देना होता है। यद्यपि यह भी परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने में सहायक होते हैं, किंतु फिर भी इनकी आलोचना की जाती है क्योंकि यह अनुमान पर विशेष बल देता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्याभिज्ञान प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न में देखा जाए तो इसमें सही उत्तर को पहचान कर उत्तर देना होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो अपने अनुमान के आधार पर उत्तर देना चाहते हैं, तो एक तरह से यहाँ पर अनुमान पर विशेष बल दिया जाता है। अब ये भी आपके 2 प्रकार के हैं। पहला देख लेते हैं। यहाँ पे आ जो है, आ है एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया होता है जो सत्य या असत्य होता है तथा परीक्षार्थी को यह बताना होता है कि वह सत्य है या असत्य। ऐसे प्रश्न पद उपलब्धि परीक्षणों के फलांक को सुगम एवं वस्तुनिष्ठ बनाते हैं, किंतु कभी कभी कुछ ज्ञान के ऐसे क्षेत्र में जो कि ना तो पूर्णतः सत्य या असत्य हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों उदाहरण के रूप में दिया है। पहला, अहमदाबाद में भारत की सबसे अधिक सूती मिलें हैं, तो ये सत्य या असत्य। और दूसरा है भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों को सत्य या असत्य में से जो भी सही होता है उसको सही, सत्य या असत्य जो भी है उस पर सही का टिक लगाना होता है। तो एक तरह से यहाँ पर कभी कभी ये पूर्णतः सत्य नहीं होता है कि जो उत्तर इसमें दिया है वो सत्य ही हो, तो एक तरह से यहाँ पे निष्कर्ष निकालना कुछ न कुछ मुश्किल रहता है। अब हम देखें आगे। यहाँ पर दोस्तों बा है बहुचयन प्रकार वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया जाता है जिसके 4-5 तक प्रत्युत्तर दिए रहते हैं, जिससे परीक्षार्थी को सही उत्तर की पहचान करनी होती है। इससे व्यक्ति को अनुमान लगाने का कम अवसर मिलता है, क्योंकि एक ही प्रश्न के कई उत्तर होते हैं। इनकी रचना करने में कठिनाई होती है चूँकि इनमें अनुमान की कम संभावना होती है, इसलिए इनकी विश्वसनीयता एवं वैधता भी अधिक होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, एक कथन दिया जाता है और उसके 4-5 प्रत्युत्तर दिए जाते हैं, जिसमें से सही उत्तर को लिखना होता है। तो एक तरह से यहाँ पर अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। जब तक छात्र को उसके विषय में सही ज्ञान नहीं होगा वो अनुमान नहीं लगा सकता है। सरल बहुचयन प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का कथन दिया होता है जिसके सम्मुख कई प्रत्युत्तर दिए होते हैं तथा उनमें से परीक्षार्थी को केवल एक का चयन करना होता है। इनमें से
अनुपात पूरक विलोम रूपी प्रश्नों को पूछा जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के मरुस्थल का नाम है। तो दोस्तों ये यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से जो भी सही है उसको सही का निशान छात्रों को लगाना रहता है। और एक तरह से यहाँ पर भी छात्र अनुमान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जब तक सटीक जानकारी नहीं होगी वो अनुमान से काम नहीं कर सकते, क्योंकि सबके सब मरुस्थल हैं और सभी अलग अलग देशों से संबंधित है। यहाँ पे देखिए कालाहारी, अरब और सहारा, थार। तो इसमें आपको राजस्थान जो कि भारत में है, तो भारत का मरुस्थल कौन सा है ये पता करना रहता है। तो एक तरह से यहाँ पे ये जो मरुस्थल संबंधित हैं वो अलग अलग कंट्री से संबंधित है। तो यहाँ पे छात्र जब तक अलग अलग कंट्री के मरुस्थल के विषय में उनको ज्ञान नहीं प्रदान किया गया होगा तब तक वो सही से उसके विषय में नहीं जानते होंगे, ये आसानी से उत्तर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम देखें यहाँ पे तीसरा देखते हैं। तीसरा है यहाँ पे तुलनात्मक बहुचयन प्रकार के प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्ति को प्रश्न के अनुसार सही उत्तर का चयन करना होता है। प्रश्नों में उत्तरों को क्रमों में परिवर्तन होता है। यहाँ पर परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं सही मिलान करो वाले प्रश्न तुलनात्मक बहुचयन प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे खनिज दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिया है। तो जिप्सम कहाँ पाया जाता है, ये आपके राजस्थान में, कोयला बिहार में। जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं राज्य उसी में से आप चयन करना होता है। और सोना यहाँ पर मैसूर हो जाएगा और खनिज तेल असम के डिगबोई। तो दोस्तों इस तरह से ये मिलान वाले प्रश्न होते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं प्रश्नों को सही उत्तर चुनना तो यहाँ होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से सही उत्तर चुनना होता है मिलान करके। अब यहाँ पर देखें तीसरे का भी वर्गीकरण बहुचयन प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में 5-6 शब्द का एक समूह दिया रहता है तथा जो शब्द समूह के अनुसार उपयुक्त ना हो उनके नीचे रेखा खींच दी जाती है। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई, बिहार, पंजाब, अरावली, हिंदकुश, हिमालय, नीलगिरी, गंगा। तो यहाँ पर वर्गीकरण बहुवचन प्रकार के प्रश्नों में क्या कह रहा है, इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में 5 या 6 शब्द का एक समूह दिया रहता है। तो दोस्तों जो उत्तर नहीं रहेगा उसके नीचे रेखा खींच दी जाती है। जो उपयुक्त नहीं होगा उसके नीचे क्या करनी है, रेखा खींच देनी है। तो ये वर्गीकरण बहुवचन प्रकार के प्रश्न हो गए। अब हम यहाँ पर देखें पुनर्व्यवस्थित बहुचयन प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थी को किसी तथ्य को किसी निश्चित आधार पर पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे राज्य को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सारे राज्य दिए हुए हैं। अब चूँकि जब एक भूगोल का शिक्षक अपने छात्रों को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में अधिगम कराया होगा तभी वो सही से अधिगम कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका सही से दिया भी नहीं गया है। तो एक तरह से यहाँ पर सबसे पहले छात्र को ये सोचना पड़ेगा कि शिक्षक ने जो भी क्षेत्रफल उन्हें बताए हैं उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, फिर उससे छोटा किसका है, उससे छोटा किसका है, फिर उससे छोटा किसका है। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक ने जो भी डिटेल में अध्ययन कराया है उसको वस्तुनिष्ठ में मूल्यांकन के लिए वो प्रश्न दे सकता है और उन्हें छात्र जो भी ऑब्जर्व किए हैं उसी के आधार पर वो चीज़ों का सही उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि इनको बड़े से छोटे राज्य को व्यवस्थित करना, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होगा जिस राज्य का उसको पहले रखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये यहाँ पर ये करना रहता है। तो एक तरह से ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत ही आता है, जहाँ पर छात्रों को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में बताया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपके इस तरह के हमने देखे अलग अलग तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 3 प्रकार देखे, तीनों के भी आ और बा हमने देखे। यहाँ पर पहला प्रकार क्या था वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जिसमें था पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न, जिसके अंतर्गत आ और बा था असाधारण पुनः स्मरण प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। और दूसरा था प्रत्याभिज्ञान प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न, जिसमें एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न आ था और बा में था बहुचयन प्रकार के प्रश्न। और दोस्तों इसी तरह से इसमें एक और था सरल बहुचयन प्रकार के प्रश्न, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए थे, सही ऑप्शन का चयन करना था। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा प्रकार का, जिसमें तुलनात्मक बहुचयन प्रकार के प्रश्न, जिसके अंतर्गत भी वर्गीकरण बहुचयन प्रकार के प्रश्न थे और पुनर्व्यवस्थित बहुचयन प्रकार के प्रश्न थे। तो इस तरह से आपको ये तीनों पॉइंट रट लेना है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के प्रकार हैं। और उसके बाद इनके अंतर्गत जो आ और बा आ रहे हैं, इसको भी आपको, ये केवल आपको हेडिंग रट लेना है, बाकी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जिसमें तुलनात्मक बहुचयन प्रकार के प्रश्न में जहाँ पर छात्र मिलान के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को करता है कि किस तरह से जिप्सम जो भी राज्य दिए हैं उसमें से कौन से राज्य में पाया जा रहा है, राजस्थान में, कोयला कौन से राज्य में पाया जा रहा है, बिहार में, सोना कहाँ पाया जा रहा है, मैसूर में, खनिज तेल कहाँ पे, असम के डिगबोई में। तो एक तरह से ये सारे जब छात्र अपने शिक्षक के माध्यम से जो भी शिक्षण कार्य करवाए गए हैं उसके माध्यम से उसने अधिगम किया, तभी ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल उसको पता है, तभी वो कर पा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का चयन भी करता है, और चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को चेक करने में भी शिक्षक के लिए आसानी होती है और उनका मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, तो ये प्रश्न शिक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, जिससे कि वो अपने छात्रों का मूल्यांकन कर पाए। तो दोस्तों इस प्रकार से उपर्युक्त प्रश्नों के माध्यम से भूगोल में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की रचना की जा सकती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।